सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से नीट और रीनीट के डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे। उसी दौरान मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जो बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर है, जिसमें मैंने अक्सर बच्चों को ये कहते सुना है कि सर मेरा ये वाला चैप्टर प्रिपेयर्ड नहीं है। उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, या किसी कहीं कहीं इसको मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। इसलिए बच्चे अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आओ इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया या कब आपने मोल सीख लिया, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा, 2 घंटे कम से कम, तब इस वीडियो को वॉच करें पूरा। ये अगर 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 1 घंटे की वीडियो है तो उसमें आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए, बिकॉज एक एक स्लाइड बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। उसको आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पॉज करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में सीखना पड़ेगा एटम के बारे में। बिकॉज देखो, केमिस्ट्री डील्स विद मैटर, मटेरियल, सब्सटेंस एंड ऑल सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एटम्स के बारे में जानना पड़ेगा। एटम किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा टाइनी पार्टिकल है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी किसी एलिमेंट या सब्सटेंस की केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आप उसके एटम के बारे में जानिए। उसका एटम आपको उस एलिमेंट की केमिस्ट्री के बारे में बता देगा। ये सबसे फाइनल, लास्ट, इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। ये एटम एक ऐसा टाइनी पार्टिकल है जिसको हम फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बेटर वर्ड होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे 10-20 1 मिनट में। एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स दैट कंप्राइज ऑल द थिंग्स इन द नोन यूनिवर्स। आपके सामने जो कुछ भी दिखता है ना, उसमें एटम जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है, मैटर के अंदर। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो मैंने बोला, एटम्स जो है वो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली एटम्स अपने को रीअरेंज करते हैं। एक फॉर्म से पहले, लेट से एक एटम ए है, वो बी के साथ कंबाइंड हुआ, तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान वो बी का साथ छोड़ के अपने ही दूसरे ए के साथ कंबाइन कर ले, या वाइस वर्सा। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाला पार्टिकल है वो एटम है, ठीक है, एटम। तो हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, रीअरेंज कर सकते हैं। तो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, एटम होगा, ठीक है। हम ये भी अभी मैंने बताया कि एटम्स को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम चूंकि स्फेरिकल होता है, यार स्फेयर होता है, स्फेयर। इसके सेंटर में एक बहुत ही हार्ड पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पास में कुछ पार्टिकल्स हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वो यही तीनों में से कोई एक पार्टिकल होगा। तो गाइस, इन 3 पार्टिकल में से 2 पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पास में रिवॉल्व करता रहता है। तो मैं अगर आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूँ, कैसे सिस्टम है इसका। दिस इज न्यूक्लियस, सो गैस, इस न्यूक्लियस के बीच में एक सेंटर में एक और छोटा सा सेंटर रखते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इस सेंटर के अंदर, इसके अंदर 2 लोग होंगे, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ्स हैं, उन्हें हम ऑर्बिट्स या
इसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है उन्हें हम ऑर्बिट्स या शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल। ठीक है, शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल, खैर वो हम आगे पढ़ेंगे। एनर्जी लेवल। इस न्यूक्लियस के अंदर दो लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो हम इन दोनों पार्टिकल्स को कलेक्टिवली एक साथ एक और नाम से जानते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो जो ये मैं लिखा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं अपने नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अपडेट रहने के लिए और बहुत सारे पीडीएफ्स पाने के लिए आप इसी नाम से, जो चैनल का नाम है इंडोमून कैरियर इंस्टीट्यूट, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, सो गाइस, इस तरह से हमारे एटम का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं, थोड़ा सा 3D में दिखाने की कोशिश करूं, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसे कैसे कैसे हम आगे चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर समझेंगे। ये ऑर्बिट है, ये इलिप्स टाइप का है कि सर्कुलर है। दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो इन दीज थ्री एटॉमिक पार्टिकल्स, दो एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ लाई करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इसको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूक्लियॉन मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों के सम को न्यूक्लियॉन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर के सर्कुलर पास में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो इन तीनों एटॉमिक, चूंकि ये पार्टिकल्स हैं तो इनके पास इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। लाइक इनका मास होगा, मे बी इन पे कुछ चार्ज होगा। ठीक है, तो ये सारे हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की टेबल बनाई गई है। इसमें 3 पार्टिकल्स हैं। इनके जो सिंबल्स हैं, पहले बता दूँ चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। इसीलिए न्यूट्रॉन का सिंबल होगा N, ऊपर 0 लगाएंगे, नो चार्ज। एंड प्रोटॉन का सिंबल होगा P, ऊपर प्लस लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होगा E, उस पर माइनस चार्ज लगाएंगे। बेशक ये बहुत ही आसान बात है, पर हम शुरू तो बेसिक से ही करेंगे। इस वीडियो को वो बच्चे भी देख सकते हैं जो अभी भी 11th में आए हैं, वो बच्चे भी देख सकते हैं जो 12th में हैं लेकिन उनका 11th वीक रहा है या उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, और वो बच्चे भी देख सकते हैं जो फिर से नीट की तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर बच्चे भी। चलिए, तीनों में से 2 पर चार्ज है, 1 पर चार्ज नहीं है, तो सिंबल क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर वही चार्ज लिखा है -1, +1 और E। अब मैं इस पर जोर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझिए। चार्जेस पर थोड़ा फोकस करता हूँ। ये जो चार्जेस आपको दिख रहे हैं ना, 3 चार्जेस, एक 0, एक +1, एक -1, इसमें जो मिनिमम चार्ज है किसी भी पार्टिकल पर, अगर वो चार्ज है तो मिनिमम चार्ज या तो +1 का होगा या तो -1 का होगा। चार्ज की जो वैल्यू होती है ना, वो तो कूलम में होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये यूनिट चार्ज की वैल्यू है। एक चार्ज, कम से कम एक चार्ज, यूनिट चार्ज, मिनिमम चार्ज, उससे कम नहीं हो सकता। मिनिमम चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.6 10 की पावर -19 कूलम है। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, तो गाइस, इस यूनिट चार्ज की इस वैल्यू को मैं बार बार ना लिख करके जस्ट E से लिखा करूंगा। क्लियर कर लो, E से लिखा करूंगा। E इज नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लिखना है E- से। इस वैल्यू को E से लिखते हैं। तो सपोज करो अगर किसी पार्टिकल के पास, किसी पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो हम कहेंगे उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वो 2E होगा। 2E, जहाँ E की ये वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू या आंसर। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकता हूँ क्या, कि Q इज़ द टोटल चार्ज। Q इज़ द टोटल चार्ज, इसका फार्मूला बनेगा N इंटू E, जहाँ E क्या है, दैट वैल्यू, एंड N इज द नंबर ऑफ चार्ज। N इज द नंबर ऑफ चार्ज, नॉट मोल। अभी मोल का जिक्र भी नहीं आया। नंबर ऑफ चार्ज, कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन, इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी फ्रैक्शन।
कभी हाफ 3/2 2/3 नहीं हो सकता फ्रैक्शन। तो क्या हो सकता है गाइस, इट कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये Q इक्वल टू एनी, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा पहली बार, और उसके बाद फिर 11th 12th में भी है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। इस पर एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, उसको हम कंसीडर करते हैं। सिंपल Q बराबर एनी पर क्वेश्चन है, या यू कैन से कि I बराबर Q/T पर है, लेकिन उस Q में हमें एनी रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज नीट और जेई मेंस दोनों बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ बहुत मुश्किल सवाल नहीं आता है, बस आपको सारी बातें एट अ टाइम याद होनी चाहिए, दैट्स इट। तो अब है चार्ज से आगे बढ़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई का होगा, माइनस में होगा वो, लेकिन एक प्रोटॉन पर चार्ज भी ई का ही होगा, पर वो प्लस में होगा, बिकॉज ये दोनों ही क्या हैं, यूनिट चार्जेस हैं। और मैंने कह दिया यूनिट चार्ज की वैल्यू उतनी होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं, चूंकि पार्टिकल है तो मास भी होंगी। अब इसके मास की बात करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है एक्चुअल, वो है 9.1 10⁻⁻28, यहाँ पर इसने ग्राम में लिया है, ठीक है। तो अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूँ तो 9 × 10⁻31 kg। मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल के दौरान, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल में हमें जस्ट ये वैल्यू ले लेनी है, 9.1 से मतलब नहीं है। हाँ, अगर कुछ खास लाइक ऐसा बहुत बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करना हो तो अलग बात है। जब चारों ऑप्शन में बहुत दूरी होगी, जैसे एक ऑप्शन दे रखा है 10, दूसरा 29, तीसरा 38, तो यहाँ पर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इसलिए ऐसे केस में हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेशन लगाते टाइम हम इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू जस्ट 9 × 10⁻31 kg ले सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास है। ज़रा ध्यान सुनिएगा मेरी बात, प्रोटॉन का मास भी 1.67 है और न्यूट्रॉन का मास भी 1.67 है, 10⁻24 ग्राम। ये क्या है, ग्राम, ऊपर लिखा हुआ है, ग्राम में लिया गया डेटा, ये ग्राम में है। तो गाइस एक्चुअली जब देखते हैं ना, तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, स्लाइटली ज़्यादा होता है। लाइक दिस इज 1.675 समथिंग एंड दिस इज 1.672 समथिंग। सो हम न्यूमेरिकली इन दोनों के मासेस को, किन दोनों के मासेस को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को इक्वल लेकर चलेंगे, इक्वल, ठीक है, बराबर लेके चलेंगे। लेकिन हम जहन में, दिमाग में ये बात रखेंगे कि न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली प्रोटॉन के मास से ज़्यादा है, जानकारी के लिए रखेंगे। इस पर सवाल बन सकता है, विच इज़ द हैवीएस्ट पार्टिकल, किसका मास सबसे ज़्यादा है। दैट्स वाई वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। नाउ ये मासेस जो लिखे हैं मैंने, ये तो एब्सोल्यूट मासेस हैं, रियल मासेस हैं। ये मासेस पहले डिस्कवर्ड नहीं थे स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में मास को कैलकुलेट करने की एक रिलेटिव यूनिट आई थी, उसका नाम था एटॉमिक मास यूनिट। अभी इसी चैप्टर में आगे एक्सप्लेन करूंगा। AMU, एटॉमिक मास यूनिट, कुछ नहीं भाई, AMU मास की एक रिलेटिव यूनिट है जिसकी वैल्यू दिस मच है। व्हाट आई मीन टू से, कि जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास है ना, उसी को आप 1 AMU कह सकते हो, 1 AMU, 1 AMU। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस है उसको हम 1 AMU कह सकते हैं। रिलेटिव मास का मतलब यहाँ पर ये वाले मासेस किस में हैं, AMU में है। आगे इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देख लीजिए डेटा। इन डेटा से मालूम पड़ रहा है कि जो प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, वो इलेक्ट्रॉन के मास से हैवियर है। यहाँ 10⁻28 है, यहाँ 10⁻24 है। तो 10⁻4 का लगभग 10⁻4 टाइम्स हैवियर है, राइट। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास 1 AMU तो नहीं होगा, ऑब्वियसली 1 AMU से कम होगा। तो वो मास कितना होता है गैस, 1/1 डिवाइड बाई 1837। कहीं कहीं 1837 भी लेते हैं, कहीं कहीं आप होल नंबर भी याद रखो, आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। 1 डिवाइड बाई 1840 AMU। एंड ये याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज आगे चल के हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब E/M निकालेंगे वहाँ इस डेटा का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव लाइक डेटा बेस्ड स्लाइड है, जहाँ आपको इलेक्ट्रॉन के मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, सबका मास और चार्ज पढ़ना है, ठीक है। सो गाइस, आप
एक बार बता दूं, कोई बच्चा अगर नीट 2024 दे चुका है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मान लीजिए उसके मार्क्स 500 आ रहे हैं, तो वो पहले दिमाग में ये बात बैठा ले कि उसको ये नहीं है कि 500 से आगे पढ़ना है, अब उसको फिर से ज़ीरो से शुरू करना है, सारा पढ़ना है, बहुत कुछ भूल चुका होता है, इसलिए उसको फिर से शुरू करना है और स्टार्टिंग से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि बाद में वो ऊपर ऊपर से पढ़े और फिर बाद में मार्क्स और भी कम हो जाए, ठीक है। सो आपको प्रॉपरली बिगिनिंग से शुरू करना है, नई शुरुआत करनी है, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, उसके बाद आके शुरू करें पढ़ना, ठीक है। पढ़ना जल्दी शुरू करें, लेकिन हाँ ब्रेक लेकर शुरू करेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे, एक एक स्लाइड इन्फॉर्मेटिव होगी गाइस, एक एक स्लाइड इन्फॉर्मेटिव होगी। तो जो हमने अभी पढ़ा 3 पार्टिकल्स, हमें क्लियर है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ लाई करता है। तो ये जो 2 पार्टिकल थी ये न्यूक्लियस में लाई करते हैं। तो एक टर्म आता है एटॉमिक नंबर, क्या आता है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से लिखते हैं। Z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता, यहाँ लिखा भी है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है। अब एटम के बारे में एक बात कही जाती है, एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है। आप खुद सोचिए, ऑल्दो एटम के पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, electron has negative charge, still atom is neutral. It means that the number of proton and the number of electron both are same, that's why atom is neutral. So whenever we will discuss about atom, जब भी हम एटम की चर्चा करेंगे ना, we have to keep in the mind that atom has equal number of electron and equal number of proton. But if you talk about an ion like Na plus O minus 2, so in case of ion what happens, in case of ions the number of electron and proton are never same, can never be same, ठीक है। वहाँ पर डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस होगा, दैट्स वाई वो आयन है। तो ऐसे समझते हैं, आइए, जो Z है, Z इट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो एटम के लिए Z ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, बिकॉज वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। उसके बाद गाइस एक और बात है, ए क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर इसमें लिखा है, तो मैं एटॉमिक मास भी लिख देता हूँ साइड में, एटॉमिक मास। अच्छे सुनिए मेरी बात, ठीक है। जो एटम के पास 3 पार्टिकल, ऑल्दो एटम के पास 3 पार्टिकल्स हैं, जैसे मैं बोलता हूं ऐसे आप लिख भी सकते हैं, ऑल्दो एटम हैज 3 पार्टिकल्स बट द इलेक्ट्रॉन हैज वेरी स्मॉल मास एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वेरी स्मॉल मास। ये 1 mu है, 1 mu खुद बहुत छोटी वैल्यू है, उससे भी 1/1840 है, ये और भी छोटा हो गया। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को, किसके मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं। कब नेग्लेक्ट करते हैं, जब हम एटम का मास निकाल रहे होते हैं। तो एटम का मास सिर्फ 2 पार्टिकल्स के मास के सम के बराबर होगा। कौन कौन से 2 पार्टिकल गाइस, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है। इन 2 के मासेस को निकाल लीजिए, सम कर लीजिए, आपको एटम का मास आ जाएगा। तो जैसे अभी हमने देखा, अगर हमें एटम का मास AMU में निकालना होगा, AMU में, तो क्या होगा समझिए। चूंकि न्यूट्रॉन का मास 1 mu है, तो अगर मेरे पास 10 न्यूट्रॉन होंगे तो न्यूट्रॉन का मास 10 mu होगा। मीन्स जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उतने AMU न्यूट्रॉन का मास होगा। द मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट इन AMU। तो किसी एलिमेंट का, किसी एटम का एटॉमिक मास AMU में निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम कर लेना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम कर लेना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। आई रिपीट द होल मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। दैट्स वाई न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दैट्स वाई हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ कौन बचा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो क्या हम इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना पड़े आपको,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कैसे निकाल सकते हैं, A माइनस जेड या P करके। P इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज इट इज एटॉमिक नंबर, एज वेल एज इट इज एटॉमिक नंबर। होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइस बीच बीच में थोड़ा कमेंट वमेंट करते रहा करो, ठीक है। जब ब्रेक लिया करो तो कमेंट कर दिया करो। तो कमेंट 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 मैटर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये x क्या है एक्चुअली, किसी भी एलिमेंट का सिंबल जब लिखेंगे आप सिंबल, तो सिंबल के आसपास, सिंबल के साथ साथ हमें उसका z यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कार्बन एक एलिमेंट है। कौन है ये, कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है। इस कार्बन में आप देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक मास 12 होता है। मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम 12 होता है। तो सिंबल में हमें दोनों चीज़ दिखानी पड़ती है। कभी कभी इस मास को राइट साइड में लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 6C12, नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो गैस अब हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, A माइनस जेड करना पड़ेगा, A माइनस जेड करना पड़ेगा, ठीक है, A माइनस जेड। तो यहाँ पे है ना A इज व्हाट, एटॉमिक नंबर एंड आई एम सॉरी एटॉमिक मास एंड Z इज एटॉमिक नंबर। तो Z की जगह पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकता हूँ। क्लियर। आइए आगे समझते हैं कहानी। किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, एक दो सिंबल समझाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लेना है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो भी 1 होता है, ऐसे। तो इसमें क्या कोई न्यूट्रॉन होगा, अगर न्यूट्रॉन निकालना होगा तो आप A माइनस जेड करेंगे बेशक, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, मतलब नो न्यूट्रॉन। लेकिन ऐसा ही दूसरा एलिमेंट लेता हूँ 8O16, इसके अंदर मैं देख कर क्या क्या निकाल सकता हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन किसी एलिमेंट के सिंबल को देख कर हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं फटाफट ऐसे। और ये बहुत ही आसान है, लेकिन नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान है लेकिन क्वेश्चन इस पर नीट में आता है। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट, बिकॉज नीट है ही आसान, आपको पता चल चुका होगा, इस बार तो ज़रूर पता चल गया होगा। तो बच्चों 8O16 में क्या होगा, जो 8 है वो Z है और आपको पता है Z ही प्रोटॉन होता है, और आपको पता है ये एक एटम है, न्यूट्रल है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन भी बराबर होगा कितना, 8। उसके बाद A इज इक्वल टू 16 एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A माइनस जेड, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इस तरह से निकाल सकते हैं। ये एटम की बात है। अब मैं थोड़ा सा ना आयन के बारे में बताता हूँ आपको, या एक काम करता हूँ, पहले कुछ एटम्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, जो कि आपको याद रखने हैं। आई रिपीट, देर आर सम एलिमेंट जिनके एटॉमिक मासेस आपको याद रखने हैं। आप एक लिस्ट बनाइए छोटी सी, और जहाँ बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं वहाँ चिपका लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। कहीं बैठ के पढ़ते हैं कि नहीं, जहाँ बैठ के पढ़ते हैं वहीं पे। तो गाइस चलिए, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं इनके मास नंबर लिख दे रहा हूँ, सबके पास मास नंबर। तो जो हाइड्रोजन का मास है वो तो 1 ही होता है, आप नोट्स बनाएंगे तो उस टाइम लिखेंगे 1 होता है। हीलियम का मास 4 होता है, लिथियम का मास 7 होता है, बेरिलियम का मास 9 होता है, बोरॉन का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 16 होता है, एफ का 19 होता है, एन नियॉन का 20 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, एंड क्लोरीन का 35.5 होता है, 35.5, ऑर्गन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। तो ये एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस आपको याद करने हैं 20 तक सीक्वेंस में। उसके बाद 20 के बाद भी बीच बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें काम आते हैं, जिनके मास की ज़रूरत पड़ सकती है। देखो जनरली तो एटॉमिक मास एग्जाम में दिया जाता है, बट स्टिल यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट कंडीशन, हो सकता है ना दे, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए। तो देखो कुछ और एलिमेंट्स हैं हमें एटॉमिक मासेस याद रखने हैं। जैसे आपका एलिमेंट है
आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है, जो याद रखना है। कॉपर का याद रखना है, जिंक का याद करना है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, मास 63.5 होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, मास 65 होता है। और याद रखना है ब्रोमीन का 35, मास 80 होता है। और दो एक तो और हैं, आयोडीन का भी याद कर लीजिए। आयोडीन का 53 होगा एटॉमिक नंबर और मास होगा 128। और एक है सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है और मास होता है 108। इतने एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस की हमको केमिस्ट्री के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था इस चैनल पर मैं वो चीज़ें पढ़ाता हूँ जिसमें प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। तो धीरे धीरे मैं हो सकता है पूरा सिलेबस भी पढ़ा दूँ, ठीक है, स्लोली डेफिनेटली। और इसमें रोल जो है वो आपका है। क्या आपको पूरा सिलेबस चाहिए? अगर चाहिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम आपके लिए लाएंगे फुल फ्लेज्ड वीडियो कंप्लीट केमिस्ट्री का। चलिए, ये स्लाइड बहुत यूज़फुल, सब आपने देख लिया, पढ़ लिया, लिख लिया। अब देखो, छोटे छोटे सवाल आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा एक दो। पहले ये देखिए, अमंग द फॉलोइंग द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन तो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल है ही नहीं है, पहले क्लियर कर लो। सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर सिर्फ 3 ही लोग आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर पॉजिट्रॉन एंड मेसॉन, these are not subatomic particles. Okay, so among these 3 subatomic particles, which one is the heaviest one? Answer is neutron. So neutron is the heaviest one. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन शुरुआत कर दी मैंने, आगे बढ़ता हूँ। ये एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.1 आप देख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि आप बताइए इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। तो अब तक इसके मास्टर हो चुके होंगे आप। इसके अंदर Z कितना है, 35, और Z ही क्या है, प्रोटॉन है, और Z ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन। इफ़ यू टॉक अबाउट A इज 80, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा, A माइनस Z, 80 माइनस 35 इज इक्वल टू 45 इज द आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ये एक एलिमेंट है, उसके बारे में कह रहा है कि उसमें अभी हम आयन की बात नहीं करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे आयंस के लिए। ये देयर आर 4 फ्यू एलिमेंट्स जिनमें आपसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है। तो यहाँ पर कार्बन के पास कितना होगा न्यूट्रॉन, देखो प्रोटॉन तो आपको दिख ही रहा है दूर से, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मैं न्यूट्रॉन निकाल रहा हूँ सिर्फ। न्यूट्रॉन यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर आएगा 38, 40, ठीक है ना, 50। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, राइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। बाकी चीज़ें आपको देखकर ही मालूम पड़ जाएंगी। जो इलेक्ट्रॉन है वो 38 ही होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये दोनों बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर भी बराबर होगा। अब सवाल क्या पूछता, अगर सवाल कहता कि गैस बताइए आयरन के अंदर न्यूक्लियॉन कितने होंगे, न्यूक्लियॉन्स, तो उस केस में आप क्या करते, क्वेश्चन, उस केस में आप पहले अलग अलग इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालते, फिर ऐड कर लेते, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, वो होता क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और यही क्या है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये आंसर कितना आएगा, 56 आ जाएगा। सो सिंपल। ओके गाइस, तो ये आयन है, अभी इसकी चर्चा नहीं करते, आयन को थोड़ा रोड। ये देखिए एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मुझे तो इसमें उम्मीद थी कि आप करते, अगर लाइव क्लास होती तो इसको सॉल्व करवाता मैं बहुत। देखो इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ गलती जो है ना, वो सिर्फ यू नो व्हाट गलती सिर्फ रिस्पेक्टिवली ऑर्डर का हो सकता है, ऑर्डर की। 142 तो
तो ऑप्शन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया मैंने। देखिए इसके अंदर पूछा है 3 चीज़ें। यहाँ पे पहले लिखा है इसने प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन, पहले प्रोटॉन बताना है फिर न्यूट्रॉन और फिर बताना है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो 89 हो जाएगा, 89 प्रोटॉन और 89 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन 3rd नंबर पे। तो बहुत सारे बच्चे इसको आंसर करके इसको आंसर करके आएंगे, बिकॉज उनको फटाफट मिलेगा 89, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 142 आएगा न्यूट्रॉन। तो ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, गलत तो गलत। आंसर ये होगा पहले प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन। ये फिर ऐसा ही क्वेश्चन जो सीक्वेंस पर बेस्ड है, ये आपसे बस ऑर्डर जानने की कोशिश करता है कि आप ऑर्डर समझने में कितने एक्सपर्ट हैं। इंग्लिश पर सवाल है बेसिकली। पहले प्रोटॉन ए है, ए प्रोटॉन है, ए क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो कि यहाँ पर 13 आएगा। एंड देन इलेक्ट्रॉन, वो भी कितना आएगा, 13 आएगा। एंड देन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को इसने क्या लिखा है, सी से लिखा है, तो सी कितना आएगा, 14 आएगा। अब जो रेशियो पूछा है ना, रेशियो में उसने उल्टा कर दिया है, सी बी ए पूछा है, तो सी बी ए 14, 13 एंड 13 आएगा, ठीक है। तो 14, 13, 13 ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। इजी, बिल्कुल इजी। फिर ये आप लोग देखिएगा, खुद से कर लीजिए, घर में होमवर्क है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया है मैंने। सो गैस यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा आयन के बारे में समझाऊंगा आपको, फिर आयंस के सवाल करेंगे, ठीक है, आयंस के बारे में। तो आयंस कैसे बनते हैं, आयंस इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए आयंस की बात करने जा रहा हूँ, आयंस। मान लीजिए आपके पास ए है, अगर आपके पास ए को आप इलेक्ट्रॉन एक दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो ये आयन बन जाएगा। देखो लेना देना जो है ना, एक्सचेंज, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो पहले क्या था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, जब ये न्यूट्रल था तभी तो न्यूट्रल था। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इस पर एक माइनस चार्ज बढ़ जाएगा कि अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए और प्रोटॉन उतना ही रहा, पहली बात। दूसरी बात, इसको आप कौन सा आयन बोलोगे, माइनस है तो एन आयन बोलोगे, एन आयन, एन आयन। नेक्स्ट, ए पर एक इलेक्ट्रॉन, इससे माइनस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन था, लेकिन जब आपने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो जाएगा, तो प्रोटॉन कंपैरेटिवली एक ज़्यादा हो जाएगा, कंपैरेटिवली, इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दूँ, एटॉमिक नंबर समझिएगा ध्यान से, या इलेक्ट्रॉन बता दूँ, इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए एक आयन है X-2, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट्स से इलेक्ट्रॉन 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन से इसके बारे में क्या क्या हम अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लियर करते हैं। X पर -2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा। तो जब इसको न्यूट्रल बनाओगे आप, न्यूट्रल, बात समझना, न्यूट्रल में क्यों जाना चाहता हूँ, ताकि इसका एटॉमिक नंबर वगैरह निकाल सकूँ। तो न्यूट्रल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, तो अब न्यूट्रल में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपको पता है कि न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। इसका मतलब इस सिंबल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Z भी निकाल सकते हैं 16, प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं 16, और इलेक्ट्रॉन तो है ही 18, है ही 18। इस तरह से आयन के अंदर भी हमें इंफॉर्मेशन पूछ सकता है हमसे। चलिए अब आयन का सवाल कर लेता हूँ, एक दो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम सॉल्व एग्जाम प्रॉब्लम है ये। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्लियर करना, रिस्पेक्टिवली पर ध्यान देना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो 18 है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 18 है, एंड प्रोटॉन की वैल्यू जो है वो 16 है। इसका मतलब Z हो गया 16, एंड न्यूट्रॉन की वैल्यू भी 16 है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू और प्रोटॉन की वैल्यू सम कर दोगे तो A आ जाएगा। A कितना होगा, 32।
तो उसका आपको प्रॉपर सिंबल बताना है कौन सा स्पीशीज़ है। तो एटॉमिक नंबर 16 हो गया और उस पर -2 चार्ज आएगा, -2 का चार्ज आएगा और मास नंबर 32 जाएगा। तो ये सल्फर बैठा है बेसिकली, सल्फर 16s-2 एंड 32 इज द एटॉमिक मास। ठीक है, एक और सवाल था ये वाला, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। सी दिस क्वेश्चन, फॉर एनी एनायन, कोई एनायन है x-3, द मास नंबर इज 14। इसका जो मास नंबर यानी A है वो 14 है। आराम से सिंसियरली समझेंगे, मास नंबर 14 है। पढ़ते जाओ लिखते जाओ। इफ एनायन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है। तो गैस एनायन है ना x-3, तो उसके न्यूट्रल फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। एटॉमिक मास 14 है, ध्यान समझना, एटॉमिक मास 14 है। तो क्या मैं सिंबल लिख सकता हूँ इसके न्यूट्रल एटम का? ध्यान समझना, ना समझा रिपीट करना, फिर से बैकवर्ड जाना। एटॉमिक नंबर 7, न्यूट्रल की बात की है मैंने, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ऐसे दे देता हूँ। जब आप न्यूट्रल बनाएंगे न्यूट्रल, तो Z कितना आएगा इसका? 7 आएगा से, और 14 इसका मास है। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन 14 - 7, आंसर विल बी 7। तुरंत लोग क्या करेंगे? आंसर विल बी 7 करेंगे और ये टिक करके आएंगे और -1 पाएंगे, बिकॉज इसने क्या पूछा है, ऐसा ऐसा है। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन x2 पूछा है, x2 है, तो एक x में 7 न्यूट्रॉन आए हैं, 2 में 14 आएंगे। आंसर ये है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और NCERT का है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ना, बहुत बेसिक ही है। तो इतना समझिए, नोट करिए। तो ये स्लाइड लिख लीजिए आप, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग नए टॉपिक की तरफ। ऐसे ही बातों बातों में हम मोल कंसेप्ट में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। एक ये छोटा सा टॉपिक बनाया है मैंने, इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक, न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। परसेंटेज चेंज, ये एक्चुअली इसी चैप्टर में नहीं, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, कहीं भी इस्तेमाल किया जाता है। चेंज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपने पहले ये एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आए 60 मार्क्स। मैं मैक्सिमम मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ 60 मार्क्स आए। और फिर एक बार 1 महीने के बाद फिर से एग्ज़ाम दिया और आपके मार्क्स 65 आ गए। तो कितने परसेंट का चेंज आया? कितने परसेंट का चेंज आया? तो आप इमीडिएटली आंसर देंगे 5% का, पर इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। जो चेंज होता है वो ओरिजिनल स्टार्टिंग के डेटा पर डिपेंड करता है। पहले 60 था, तो 60 हमारा मेन हो गया, मतलब रिफरेंस हो गया। अब 60 के अकॉर्डिंग आप चेंज देखेंगे। 60 का 10% 6 होता है। अगर 6 मार्क्स बढ़ जाएंगे तो 10% बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर 5 मार्क्स बढ़े हैं तो 9 के आसपास परसेंटेज बढ़े हैं। इसलिए परसेंट निकालना जो आप सोच रहे हो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटा सा फार्मूला लिखा है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू कितना चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल डेटा क्या था। इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाऊँ तो ऐसे है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इनिशियल इंटू 100। अब डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स क्या होता है गाइस? डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पर डेल्टा एक्स हमेशा होगा x2 यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो अगर ये वैल्यू देखो, अगर ये डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो चेंज है वो बढ़ा है, पॉजिटिव है, यानी वैल्यू बढ़ गई है। अगर यही डेल्टा एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी तो मतलब वहाँ परसेंट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसका जो एटॉमिक मास पहले ओरिजिनल एटॉमिक मास मान लीजिए वो 8 है। अब मैंने कुछ ऐसे चेंजेस किए इसमें, मैं इसमें कुछ ऐसे चेंजेस ला रहा हूँ जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास चेंज होकर 12 हो गया, ठीक है। तो कितने परसेंट का चेंज आया? सबसे पहली बात आपको पता करना पड़ेगा वेदर ये मास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो 8 to 12 हुआ, ऑब्वियसली इंक्रीज कर गया। अब कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? तो परसेंट चेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे?
डेल्टा एक्स चेंज है ना, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर फाइनल 12 है, 8 4 का चेंज आएगा, डिवाइड बाई इनिशियल 8 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही परसेंट इंटू चेंज होगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 2 50, 50% इंक्रीमेंट हो गया, 50% ग्रोथ कर गया। कैसे, अब आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले 8 था, तो 8 ओरिजिनल है, और 8 का 10% 0.8 होगा, और 50% 4 होगा, तो 8 से 12 हो गया ना, 4 बढ़ा, इसका मतलब 50% का ग्रोथ हो गया। तो इस पर 2 न्यूमेरिकल है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला ये है कि पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़वा, इंग्लिश का गेम है यहाँ पे, केमिस्ट्री जैसा कुछ है नहीं है, इंग्लिश और मैथ्स। लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, इसका माने होता है, भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हाफ हो जाता है या होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स, प्रोटॉन का मास 2 टाइम हो जाता है। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल मासेस। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे, ये ओरिजिनल मास पर अप्लाई करोगे आप, ओरिजिनल मास। देन न्यू एटॉमिक वेट ऑफ O16, ऑक्सीजन का नया एटॉमिक वेट जो आएगा वो बढ़ेगा घटेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा कितना परसेंट घटेगा, ये हमारा सवाल है। तो ये अच्छे समझिए, पहले आपके पास एक ओरिजिनल एलिमेंट होना चाहिए, उसमें चेंजेस लाएंगे। तो ओरिजिनल एलिमेंट O16 है, O16 है। सो O16 में कैसे चेंज आएगा गाइस, O16 इसमें जो A1 है वो कितना है, 16 है, यानी इनिशियल मास। इसमें क्या क्या आता है, न्यूट्रॉन का मास आता है जो कि 6 होता है, प्लस प्रोटॉन का मास होता है वो भी, सॉरी 8 होता है, और प्रोटॉन का मास भी 8 होता है ना, ये ऐसे होता है। अब अटेंशन प्लीज, इलेक्ट्रॉन के मास के बदलने से, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से, इलेक्ट्रॉन के एडिशन से रिमूवल से एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं इलेक्ट्रॉन के मास को हाफ कर दूं, डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, डजेंट मैटर, इन सब प्रोसेसेस से मुझे एटॉमिक मास पर कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, अब कह रहा है लेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ। तो अब मैं चेंजेस लाने जा रहा हूँ, चेंजेस जो इंस्ट्रक्शन दिया उसने उसको अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा गाइस, समझिएगा अच्छे से। तो जो नया मास आएगा A2 वो किसका क्या होगा, देखो दे प्रोटॉन का डबल हो जाएगा, यानी प्रोटॉन पहले 8 था, इंटू 2 कर दीजिए, प्लस न्यूट्रॉन भी पहले 8 था, लेकिन अब वो 3/4 हो गया, 3/4 को ऐसे लिखते हैं 3/4 किसका, ओरिजिनल न्यूट्रॉन के मास 8 का। तो इसको सॉल्व करोगे तो 16 प्लस यहाँ से 2 6 22 आ जाएगा। तो पहले हमारे पास मास कितना था, 16 था, अब नया मास कितना हो गया, 22 हो गया। तो बताइए, इंक्रीमेंट हुआ, मास का इंक्रीमेंट हुआ। एक तो यहाँ से ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, अब बचे 2 ऑप्शंस इंक्रीमेंट वाले। तो अब आप परसेंटेज निकाल लीजिए, अगर आपकी मैथ अच्छी है, कॉमन सेंस अच्छा है, तो समझ लीजिए 16 है ना, 16 का 10% होगा 1.6, 10%। ये मैं कॉमन सेंस का बता रहा हूँ, फिर फार्मूला इस्तेमाल कर दूंगा अभी। 10% होगा 1.6। अब कितना इंक्रीमेंट हुआ, जरा देखो, 16 से बढ़ के हो गया ये 22, इसका मतलब ये हुआ कि 6 बढ़ गया, 6 है ना, तो मतलब काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट बढ़ा है। तो यहाँ जो 12 है और 7, अगर भाई 2 बढ़ता आसपास, 2 के आसपास, 1.6 होता ना 10%, अगर 2 के आसपास बढ़ता ना मास, तो मैं कहता कि 12% के आसपास इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो 6 बढ़ा है, इसका मतलब आंसर होगा दिस वन। बट स्टिल मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये तो कॉमन सेंस और मैथ पर बेस्ड है, रीजनिंग बेस्ड। परसेंटेज सिंपल तरीके से आप निकाल लीजिए, क्योंकि डेल्टा एक्स पॉजिटिव आएगा, इसीलिए क्या करेंगे, डेल्टा एक्स पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो परसेंट चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज 6 डिवाइड बाय ओरिजिनल 16 इंटू 100 रुपीज़। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 37.5%। इस तरह से हम परसेंट चेंज निकालते हैं। पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करिए, अच्छे समझिए, समझ में आ जाए तो आगे बढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक टॉपिक आपको समझना है, तो
तो कभी भी उस एक टॉपिक से डीमोरलाइज नहीं होंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर 100 टॉपिक है उसमें से एक नहीं आ रहा है, 99 आपको आ रहा है, तो बी हैप्पी विद दैट 99। वही ना, हाफ फिल्ड ग्लास या हाफ एम्प्टी ग्लास, वही आपको समझना है। तो गैस ये उसी तर्ज पर अगला क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर C12 लिया गया है, तो ये आप खुद से घर पे करिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, डिक्रीज करेगा 12.5% के आसपास, ठीक है। फिर भी आप कमेंट पे आंसर बताइएगा क्या मेरा आंसर सही है या कुछ गड़बड़ है। उसके बाद आता है AMU, जिसकी बात मैंने की थी अभी, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या इसी को बोलते हैं यूनिफाइड मास। इस टॉपिक के अंदर मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझना। यही से बच्चा डर जाता है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, आप बस कोशिश करिए समझने की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर AMU क्या है, ये एक रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास क्या होता है? रिलेटिव मास मतलब पहले ज़माने में बहुत अच्छी मशीन्स नहीं थी, तो वहाँ कहा जाता था कि यार किसी पार्टिकल का एब्सोल्यूट मास नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकल को रेफरेंस मान लेंगे, रेफरेंस, फिर तुम्हें उसे कह देंगे भाई तुम्हारा मास 1 है, 1। अब कोई उसका डबल है तो कहेंगे तुम्हारा मास 2 है, एंड सो ऑन। तो उस ज़माने में क्या किया गया था कि एक टर्म आया था AMU, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, यू से लिखते हैं। वो क्या था समझिएगा, वो हाइड्रोजन को दिया गया था। हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है। अब कोई अगर हाइड्रोजन के डबल मास का है तो उसको 2 AMU कहा जाएगा। इसका मतलब नहीं वो 2 ग्राम है ना, मास AMU और ग्राम बराबर नहीं होता। अगर किसी पार्टिकल का मास, कोई पार्टिकल हाइड्रोजन से 4 टाइम हैवियर है, तो उसको बोलूँगा 4 AMU एंड सो ऑन। तो उस वक्त क्या किया गया समझना अच्छे से। हाँ, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। बोर्ड एग्जाम में और कभी कभी नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन में फार्मूला पूछ लेता है कि व्हाट इज़ 1 AMU। पहले आप लोग बताएंगे, आपके साथ चलूँगा कि कार्बन का मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब जब 1 कार्बन एटम लिखूंगा तो इसका मास जो होता है वो 12 होता है, तो मैं बोलूँगा 1 C12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU। एम आई राइट? 12 AMU, यानी 12 AMU इज इक्वल टू है दिस मच। तो 1 AMU बराबर क्या होगा, 12 को डिवाइड में लाओगे तो यू विल गेट फार्मूला फॉर AMU 1 AMU, ये मेन फार्मूला है, इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम डिवाइड बाय 12। देख लीजिए ऐसे। ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन मिल गई आपको, डेफिनेशन AMU की। तो ये बस डेफिनेशन याद रखनी है। बाकी आपको मैं अभी AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ, वो अगले स्लाइड पे देखो अच्छे से। मान एक टर्म आता है, एक कांस्टेंट है मार्केट में, एवोगैड्रो नंबर, इसको लिखते हैं कैपिटल NA से, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, NA से लिखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है, आपको वैल्यू याद रखनी है, 6.02 टाइम्स 10 की पावर 23 वैल्यू होती है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, दैट्स इट। ठीक, देखो आगे समझो। अब अगर आप ये घर पे करना थोड़ा अपने से, 1 डिवाइड बाई NA को सॉल्व करते हैं, NA को यानी इस वैल्यू को 1 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। एक बात और बताऊंगा, सॉरी, कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, इसको आप कर सकते हो 6 इंटू 10 की पावर 23, जस्ट 6 कह सकते हो, ठीक है, केवल 6 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, 1 डिवाइड बाई 6.02 यानी 6 10 की पावर 23, इसको जो सॉल्व करते हैं ना हम, तो ये वैल्यू आती है 1.67 10 की पावर -24 आती है। अब याद करो, इस वैल्यू से आप पहले मिल चुके हो, ये प्रोटॉन का मास था ग्राम में। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है।
1 AMU होता है। क्या होता है? 1 AMU होता है। तो बताओ क्या मुझे 1 AMU की वैल्यू मिल गई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? कैसे मिल गई? आई कैन राइट व्हाट आई कैन राइट 1 AMU बराबर 1/Na, या पहले लिख दो आपकी वैल्यू 1.67 10⁻24 ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसी को लिख सकता हूँ 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम। 1/Na को जब सॉल्व करते हो तो इतना ही आता है, 1/Na ग्राम कह दो या दिस मच ग्राम कह दो, आसान होता है 1/Na के साथ डील करना, इसलिए ये वैल्यू भी याद होनी ज़रूरी है। कभी आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, AMU को ग्राम में, तो AMU हटा देंगे और वहाँ पर लिख देंगे 1/Na ग्राम, एंड वाइस वर्सा भी आएगा। कभी ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना होगा तो 1 ग्राम बराबर NaAMU, NaAMU, तो लिख देता हूँ फॉर्मेलिटी के तौर पर ऐसे यहाँ पर 1 ग्राम इज इक्वल टू NaAMU, ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू NaAMU। तो ये भी एक फार्मूला ही है। चलिए अब इस पे देखिए कैसे कैसे हम इसको आगे ले चलेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। अब यहाँ है मोल एंड मोलर मास। थोड़ा सा मोल के बारे में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि अभी एक मोल एक वर्ड है। देखो मैंने कहा था आपको पता नहीं चलना चाहिए कि आप मोल पढ़ रहे हो और धीरे धीरे ख़त्म हो जाना चाहिए। मोल एक नंबर है, नंबर एक नंबर है, और 1 मोल की वैल्यू, 1 मोल की वैल्यू, 1 मोल, जब भी कोई चीज़, कोई भी पार्टिकल 1 मोल होगा उसकी वैल्यू होती है Na पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स। ये सिमिलर किसके होता है? सिमिलर जैसे 1 डजन की वैल्यू, 1 डजन की वैल्यू 12 पार्टिकल होती है, 12। अब ये 12 तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ कोचिंग, नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स, एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि मोल एक नंबर है, एक नंबर वो जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सीखते चले आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये नंबर ही है, लेकिन एक बड़े से नंबर को हमने 1 मोल बुला दिया है, 1 मोल बुलाना शुरू कर दिया है। वो बड़ा सा नंबर कितना है? 6 × 10⁻23, वही वाली Na की वैल्यू है ना। ये इतने पार्टिकल्स अगर आपके पास हैं तो इनको यार बुलाना अलग, बार बार लिखना मुश्किल हो रहा है ना। अगर मैं इस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो पता है कितना होगा? 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे 23 जीरो लिखने पड़ेंगे, 23 जीरो। तो इस नंबर को हम बार बार पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इससे बचने के लिए क्या किया गया है? इस बड़े से नंबर को एक मोल बुला दिया गया है। इस बड़े से नंबर को 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23 को हमने क्या बुला दिया है? 1 मोल बुला दिया है, 1 मोल। अब आप अच्छे से एक बात समझो, मुझे बताओ कि अगर आपके पास एक पेन का प्राइस पता हो जाए, प्राइस, एक पेन का प्राइस, तो क्या आप एक मोल पेन का प्राइस निकाल लेंगे? तो एक पेन अलग चीज़ है और एक मोल पेन अलग चीज़ है। तो अगर एक पेन का प्राइस 35 रुपीज़ है तो एक मोल पेन के प्राइस के लिए आपको इंटू Na करना पड़ेगा, बिकॉज एक मोल में Na पेन होंगे, Na पेन। भाई जैसे एक पेन का प्राइस 35 है, 3 का कितना होगा? 3 × 35। वैसे ही एक मोल पेन का प्राइस कितना होगा? 35 × Na, बिकॉज एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na होते हैं, राइट। सो प्रोसीड करता हूँ। तो अगर मैं आपको कहूँ, एक समझना भी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास 12 AMU है, 12 AMU है, तो बताओ एक मोल कार्बन एटम का मास क्या होगा? तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स का मास कितना होगा गैस? कितना होगा? 12 × Na कर दोगे ग्राम, AMU। अभी AMU में ही चल रहा हूं मैं। एक कार्बन का मास 12 AMU है, AMU में, तो एक मोल का कितना होगा? 12 × NaAMU। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा फंडा है। तो कभी भी अगर आपको एक मोल का मास या एक मोल की इंफॉर्मेशन निकालनी हो ना, तो आपका क्या करना है? पहले एक पार्टिकल का निकालना है,
इंटू एन करेंगे, इंटू एन करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU होता है, 12 AMU। होप सबको समझ आया। ये एक एटम का मास है। अब कार्बन के ही एक एटम का मास मैं अगर ग्राम में निकालना चाहूँ, ग्राम में, तो मैं क्या करूँगा, AMU यह ग्राम लाने के लिए 12/Na कर दूंगा, 12/Na ग्राम, राइट। इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूँ तो इसको, अगर मैं अब ये दोनों इंफॉर्मेशंस मास ऑफ वन कार्बन एटम है, ये मास ऑफ वन कार्बन एटम है, वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास है, ठीक है। इसी को आप क्या कह सकते हो, एटॉमिक मास, एक एटम का मास, एटॉमिक मास। तो बाय डिफॉल्ट तो AMU भी लेते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में लिख दिया जाए एक एटम का मास ग्राम में बताइए तो 12/Na ग्राम होगा, बिकॉज 1 AMU बराबर 1/Na ग्राम होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक कार्बन एटम का मास है, तो अगर हमारे पास Na कार्बन एटम आ जाए, एक मोल आ जाए, तो क्या करेंगे, 12/Na इंटू क्या करेंगे, Na करेंगे ग्राम, और Na कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। आप नहीं समझे मेरी बात ना, बिल्कुल नहीं समझे आप। अगर मैं मास ऑफ, देखना ध्यान से, मास ऑफ 1 मोल कार्बन निकालना चाहूँ, 1 मोल कार्बन एटम्स, तो एक कार्बन का मास पता है ना कितना था, 12/Na ग्राम। तो इंटू Na करोगे तभी तो एक मोल का आएगा, तो एक मोल का निकालोगे, इंटू Na कर दिया, और जब इंटू Na कर दिया तो Na कैंसिल्ड हो गया, राइट। तो ये आ गया 12 ग्राम में बात कर रहा हूँ, 12 ग्राम। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ 12 ग्राम। अब इस 12 ग्राम में और उस 12 AMU में क्या डिफरेंस है, ये 12 AMU जो था ना, ये एक एटम का मास था, थोड़ा यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ 12 AMU एक एटम का मास था, लेकिन जब 12 ग्राम बोल देता हूँ तो इट इज़ नो मोर एटॉमिक मास, इट इज़ मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, तो इसको बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास। तो क्या डिफरेंस है एटॉमिक मास और मोलर मास में, बस आप यूनिट बदल दोगे ना तो वैल्यू, डेफिनेशन बदल जाएगी। अगर आप कार्बन का एटॉमिक, अगर आप कार्बन का मास 12 AMU बोल रहे हो तो मतलब आप उस वक्त उसको एक एटम मान रहे हो, 12 AMU। अगर आप कार्बन के मास को 12 ग्राम बोल रहे हो तो आप उसको एक मोल एटम मान रहे हो, एक मोल, और एक मोल का मास होगा 12 ग्राम। तो 12 ग्राम इज द मोलर मास, बट 12 AMU इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एक एटम का मास। अब इसके बीच में एक और टर्म है 12/Na ग्राम, तो ये क्या है, एक ही एटम का मास इन ग्राम में है। तो आप दो याद रखिए, दिस वन एंड दिस वन, फिर जब ये निकालना होगा तो डिवाइड बाय Na कर लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी एटम के बारे में हम एटॉमिक मास भी पढ़ सकते हैं और मोलर मास भी पढ़ सकते हैं। चलता हूँ मॉलिक्यूलर मास की तरफ, या एक काम करता हूँ और एक चीज़ समझाता हूँ आपको, एग्जांपल। और जैसे मैंने लिया सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और मास हो 32। तो ये 32 है, अब ये क्या है समझिए, आपकी मर्जी, अगर आपने 32 AMU बोला ना, इसको बोला तो एटॉमिक मास 32 डिवाइड बाई यू, 32 डिवाइड बाई Na बोला तो ये क्या है, एटॉमिक मास है लेकिन ग्राम में है। अगर 32 ग्राम बोल दिया तो ये क्या है, मोलर मास। तो ये दोनों हैं एटॉमिक मासेस, और ये है मोलर मास, ठीक। तो इस तरह से किसी भी एटम का एटॉमिक मास और मोलर मास दोनों हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ, मॉलिक्यूलर मास की तरफ, ठीक है। तो इतना पहले डाइजेस्ट कर लो, अच्छे से समझ लो, लिख लो, नोट बना लो। एटॉमिक मास के बाद अब हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना, ठीक है, मॉलिक्यूल का मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास। तो उसको बहुत अच्छे समझिएगा बारीकी के साथ। मॉलिक्यूलर मास के अंदर भी यही टर्म्स डिफाइंड होंगे। यहाँ एटम है तो एटॉमिक मास था, वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास होगा। फिर वहाँ पर जब एक मोल मॉलिक्यूल लेंगे तो वहाँ पर भी जस्ट मोलर मास ही नाम होगा, मोलर मास, ठीक है। तो ये जो मोलर मास है, इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि ये ग्राम में लिया गया, राइट, इन ग्राम। तो हम इसे कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास।
ग्राम एटॉमिक मास इज एक्चुअली एटम का मोलर मास, एटम का मोलर मास, एटम का मोलर मास। तो बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूल का मोलर मास, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर मास की तरफ चलता हूं मैं, समझिएगा अच्छे से। मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, सभी एटम्स के मासेस को ऐड कर लेना है, बस वही आएगा मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O। अब H2O के अंदर 2 H एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, राइट। तो इस मॉलिक्यूल का जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आप क्या करोगे, H के मास को और O के मास को जोड़ लोगे, सिंपल। तो जो ये तरीका जोड़ने का मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ही नहीं, बल्कि मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशंस को निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, समझिएगा। लाइक अगर मैं कभी मॉलिक्यूल के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये निकलवाऊँ, तब भी जो मैं तरीका बताऊँगा उसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं ये पूछूँ तब भी यूज़ कर सकते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन है ये पूछूं तब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं समझो यहाँ तो बहुत सिंपल है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो पहले लिखूंगा 2H प्लस एक ऑक्सीजन एटम है। अब यहाँ H की जगह क्या रखोगे, वो रखो जो आपको निकालना है, जो निकालना है वो रखो, जो कुछ निकालना है, ठीक है, जो निकालना है वही आप इस H की जगह रख देना। मान लीजिए अगर मुझे H2O के अंदर इसका मॉलिक्यूल का मास निकालना, समझना एक एक चीज़ समझाता हूँ। पहला मॉलिक्यूलर मास निकालना है अगर, तो उसके लिए क्या करोगे, 2 इंटू, अब H मास निकालना है ना, तो एटम का मास रखोगे, H एटम का मास 1 होता है, 1 AMU, तो 1 प्लस इसका 16, तो 18 AMU आ जाएगा इसके एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। दूसरी बात, अगर मुझ में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने होते इस वाटर के अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखता, 2 इंटू H की जगह 1 लिखता प्लस 6 लिखता, यहाँ पर हम सॉरी 8 लिखता, 8 और सॉल्व करता 10 आ जाते। फिर मान लो मुझे यहाँ पर टोटल न्यूट्रॉन निकालने होते, टोटल न्यूट्रॉन, तो कैसे निकालता गैस, 2 इंटू एक H पे न्यूट्रॉन 0 होते हैं, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, प्लस 8 इक्वल टू ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन 8 होते हैं, वो हमें अब पता होना चाहिए, प्रैक्टिस हमने कर ली है। 8 और 16 होता है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन आता है वो आता है 8, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ 8 लिखा, प्लस 2 इंटू 0 इट विल रिमेन 8। तो इस तरह से हम इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो इस पैटर्न को फॉलो करके निकाल सकते हैं। जहाँ H की जगह क्या रखेंगे, अगर आप चाहते हैं मास तो मास रखेंगे, अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना तो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, अगर आप चाहते हैं प्रोटॉन निकालना तो प्रोटॉन रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात समझो। मान लीजिए मैंने लिया अमोनिया, या पानी पे ही थोड़ा और चर्चा करता हूँ। पानी के 3 मासेस मेंशन करने हैं हमें सीखने हैं अच्छे से। एक मास है 18 AMU और एक मास होगा 18/Na ग्राम और एक मास होगा 18 बाई नथिंग ओनली 18 ग्राम। तो ये जो 2 मासेस है ना, ये मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल के मास है, मॉलिक्यूलर मास, और ये द लास्ट वन जो है वो इसके एक मोल का मास है, तो कहेंगे मोलर मास, मोल का मास। और इसी मोलर मास को और क्या नाम देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का मास ग्राम में जब लेंगे तो उसको हम बोलेंगे मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल लूँगा मैं, तो एक तो होगा उसका मॉलिक्यूलर मास, वो AMU में आएगा। अगर आप उसमें ग्राम लिख देंगे तो मोलर मास हो जाएगा, डिवाइड बाय Na कर देंगे तो ग्राम में ही मगर मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो बताओ एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल अगर निकालूं, इसे पॉज करके लिख लीजिए। तो ऑप्शन में थोड़ी ना Na रहेगा, ज़रूरी थोड़ी Na रहेगा। मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे, इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई Na ग्राम। तो सॉल्व करोगे तो क्या है, 18 डिवाइड बाई 6 10 की पावर 23, है ना। ये ऊपर जाएगा, 23 माइनस में जाएगा, तो 3 10 की पावर 23 माइनस में क्या, ग्राम।
दिस इज नॉट मोलर मास, दिस इज द एक मॉलिक्यूल का मास। एक पानी का मॉलिक्यूल लोगे तो उसका इतना मास आएगा ग्राम के अंदर, ठीक है, ग्राम में, इन ग्राम्स। चलिए और एक बात बताता हूँ यहाँ पर मैं आपको, बचपन में पढ़ा होगा, डेंसिटी बराबर फार्मूला होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। इसमें मैं खास बात क्या बताना चाह रहा हूँ वो आप सुनिए अच्छे से। मास की यूनिट अगर ग्राम में ली जाए तो बेहतर होगा कि वॉल्यूम की यूनिट एमएल में ली जाए। एमएल कहो चाहे सेंटीमीटर क्यूब कहो चाहे सीसी कहो, तीनों एक ही बात है। यानी ग्राम करस्पॉन्डिंग टू एमएल है। और अगर आपने ग्राम करस्पॉन्डिंग टू एमएल है, अगर आपने ग्राम मास की वैल्यू केजी में ले ली तो अब आपको इसको लीटर में लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब या तो इसकी यूनिट समझना, या तो ग्राम पर एमएल लिखो या तो केजी पर लीटर लिखो, दोनों बराबर होते हैं। ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सीसी या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर लीटर। अच्छा, लीटर को एक और नाम देते हैं डीएम क्यूब, लीटर को क्या बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब। तो ये डेंसिटी का फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। मतलब अगर वॉल्यूम एमएल में है, एमएल में, तो बेहतर होगा कि मास को क्या लिया जाए, ग्राम में लिया जाए, ठीक है। अगली बात चलते हैं, करते हैं। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल लिखता हूँ, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, हमें निकालनी है, हम सबको निकालनी है। यहाँ पर लेंगे मॉलिक्यूल, इतनी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। क्या, पहले यहाँ पर लेंगे मॉलिक्यूल, यहाँ उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, केवल यूनिट का गेम है। यहाँ उसमें इलेक्ट्रॉन्स और जो कि प्रोटॉन के बराबर होंगे, अगर हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो आयन नहीं लेंगे, और यहाँ न्यूट्रॉन्स, इतना निकालने जा रहे हैं। तो पहला हमारे पास है मीथेन CH4। इसका मोलर मास निकालेंगे, मैं लिखूंगा पहले एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है, इक्वल टू 12 + 4 × 1 इक्वल टू 16 ग्राम मोलर मास होगा एंड 16 AMU मॉलिक्यूलर मास होगा। अब आप इसी ट्रेंड पे ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने C+4H, इसी में अगर इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो रख देता हूँ, चलो 6 + 4 × 1 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालना है तो वहाँ न्यूट्रॉन लिख दूंगा, 6 के कार्बन के पास 6 प्लस H के पास 0 विल रिमेन 6 न्यूट्रॉन। ईजी है, बहुत ईजी है। सिमिलरली अगर आप दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ डी, देखो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है D2O। D2O कैसा होता है वो, D2O बेसिकली में जो D है ना वो 1H2 है, 1H2, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, पर मास नंबर 2 होता है, मास नंबर 2 होता है। तो अब इसमें मास निकालने चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2D + O, 2 × 2 + O का 16 इक्वल टू 20 आएगा। पानी का मास 18 AMU था, इसका 20 AMU है, या ग्राम फॉर मोलर मास। अब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा जितना वाटर में होता है, 2 × 1 + 8 इक्वल टू 10। न्यूट्रॉन निकालते हैं तो ड्यूटेरियम के पास न्यूट्रॉन कितना होगा, ड्यूटेरियम के पास जो न्यूट्रॉन आएगा वो आएगा, न्यूट्रॉन जो आएगा वो आएगा 2 - 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखोगे 2 × 1 + 8 इक्वल टू 10। 10 न्यूट्रॉन भी आ जाएगा D2O के अंदर। D2O को बच्चों बोलते हैं हैवी वाटर, हैवी वाटर, क्या बोलते हैं, हैवी वाटर, ठीक है। चलिए ऐसे ही बहुत सारे हम और मॉलिक्यूल ले सकते हैं, उनमें सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल मैं लेने जा रहा हूँ वो है हमारे पास
ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। जो मॉलिक्यूल्स मैं ले रहा हूं यही मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। तो आप क्या लिखोगे पहले समझने के लिए, 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन, ऐसे लिख लोगे फिर, ठीक है। फिर 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 18, 16। इसको सॉल्व करोगे तो ये 180 आएगा, 180। तो 180 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये अब याद रखो या बार बार निकालो, तुम्हारी मर्जी। अब मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। तो 6 इंटू 6 प्लस इसका 12 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 8। तो इसको सॉल्व करोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए न्यूट्रॉन के पास चलते हैं। तो H के पास न्यूट्रॉन नहीं होते, तो सिर्फ क्या आएगा, आप यहाँ पे 12 कम कर लोगे तो आ जाएगा। तो 88, नहीं मैं सॉल्व करता हूँ। 6 इंटू 6 न्यूट्रॉन निकालो, प्लस 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 8, 36 प्लस 48, तो ये आएगा 82 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं यूरिया के पास। यूरिया NH2CO NH2CO। अब ये आप खुद से करिए, ठीक। मैं यहाँ मोलर मास निकालूंगा, 60 आएगा, खुद से करिए, 60 आएगा। और 30 इलेक्ट्रॉन आएगा, 30 प्रोटॉन भी आएगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो होगा वो 4 कम हो जाएगा, यानी कि 26 आएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा। तो कितना ये बात आपको समझ में आया। सारा इसका जो सारा मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको इस तरह से लिखना ही पड़ेगा, जितने भी जीनियस हो इस तरह से लिखोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन, कि इफ़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeXO4 is 232, then find value of x, तो पहले पॉज करो, ठीक है, पॉज करो और सॉल्व करो, और सॉल्व करके कमेंट करो, ठीक है, ईमानदारी से। उसके बाद फिर वापस आके वीडियो को सॉल्यूशन देखना। कमेंट ज़रूर देख, मुझे इसके आंसर कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। तो मुझे मालूम पड़े कितने बच्चों ने यहाँ तक देखा। तो जितने बच्चों ने यहाँ तक देखा उसके अकॉर्डिंग मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeXO4 दे रखा है। तो मैंने क्या समझाया आपको अभी कि जब मॉलिक्यूलर मास लिखना हो तो क्या लिखोगे, x इंटू Fe प्लस 4 इंटू O इज इक्वल टू 232, ऐसे लिखोगे। ये मॉलिक्यूलर मास लिखने का तरीका है। इसकी वैल्यू दे रखा है 232, तो यहाँ से मुझे x निकालना है। अब Fe और O की जगह क्या लिखूंगा, इनके एटॉमिक मासेस। तो आप लिखने वाले हैं x इंटू 56 प्लस 4 इंटू 16 इक्वल टू 232। तो 56x को यहाँ रखोगे इक्वल टू 232 प्लस 64 लिख दोगे, ठीक है। तो x इक्वल टू सॉल्व करोगे तो ये 3 वैल्यू आ जाएगी, यानी ये हमारे पास जो कंपाउंड दे रखा है क्या है, Fe3O4, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए, तो मैं आपको पहले ही आपको पता ही होगा कि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उन वीडियोस में PYQ ज़रूर कराता हूँ, क्वेश्चन ज़रूर कराता हूँ, NCERT एग्जाम्पलर ज़रूर कराता हूँ, जहाँ सवाल नीट में या JEE में आते हैं। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को और अच्छे समझने के लिए। हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ रवाना होंगे अब। ये सवाल कह रहा है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन क्या होगा। तो मीथेन ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है मोलर मास, राइट, मोलर मास। तो मोलर मास आप निकालिए ग्राम में, तो क्या आएगा
16 ग्राम, फर्स्ट वन 16 ग्राम। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ग्राम। देखो ये O2 मॉलिक्यूल का मास पूछा है पर ग्राम में पूछा है, तो हमें क्या पता है O2 का जो मॉलिक्यूल का मास 30 AMU होता है। अब ग्राम में करने के लिए 32 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23 करेंगे, इतने ग्राम है ना। तो 6 जब 24 में 5 पॉइंट समथिंग 10 समथिंग, लाइक आंसर विल बी फर्स्ट वन। ठीक है, सॉल्व करिए इसको अच्छे से। अब आपको जो फेयर पे लिखना है, पहले इसका देख लेता हूँ। द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज दिस मच। एक एटम का मास दे रखा है पर किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। और कह रहा दिस इज इक्वल टू हाउ मनी AMU, AMU में कितने कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना हो तो 1 ग्राम बराबर NaAMU होता है, NaAMU। तो इसमें क्या कर दो, इंटू Na कर दो, तो 4 इंटू 10⁻24 इंटू 6 10⁻23। तो ये 6 जगह 24, 24 10⁻⁻1 यानी 2.4 इज द आंसर। 2.4 फर्स्ट आंसर। इजी है। अब हम फेयर में ये सवाल करेंगे प्रॉपरली, अच्छे समझ बूझ के। ठीक है, कह रहा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताइए, उसकी डेंसिटी दे रखा है। तो एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लो पहले, फिर वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहले मॉलिक्यूल का मास, वाटर मॉलिक्यूल का मास अभी मैंने निकाला है, फिर भी निकाल देता हूँ। 18/Na ग्राम होगा। ग्राम में निकालूंगा बिकॉज डेंसिटी दे रखा है ग्राम पर ml। तो यहाँ से क्या आएगा, गैस 3 10⁻⁻23 ग्राम मास आ गया। अब डेंसिटी 1 दे रखा है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम में जब आप पुट करेंगे तो वॉल्यूम भी मास के बराबर आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। बच्चों डेंसिटी 1 दे रखा है तो क्या करोगे, यहाँ से मास और वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10⁻⁻23 ml का हो या cc का हो या सेंटीमीटर क्यूब का हो। ठीक है, सो आंसर विल बी फर्स्ट। PMT में आया था, प्री मेडिकल टेस्ट में 2008 में, जब नीट का नाम नीट नहीं था। तो ये सवाल किस पर बेस्ड है, मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड है। ठीक है, मॉलिक्यूल के मास पर या मोलर मास पर बेस्ड है। अब कह रहा है 1 AMU इज। अब बच्चा जब ये क्वेश्चन करेगा सॉल्व तो वो उसको पहले मिल जाएगा ये दिस मच ग्राम, दिस वन kg। तो गलत हो गया, ये ग्राम में होना चाहिए था, या तो ये kg है, ये सही मिलेगा तो वो इसको टिक कर देगा। फिर बाहर उसको याद आएगा कि अच्छा यहाँ पे एक और आंसर करेक्ट था, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आंसर क्या टिक करोगे, बोथ। तो इस सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस यहाँ ऑप्शन समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। ये क्या कह रहा है, एक और बात बताऊंगा अभी आपको मैं। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जब वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं ना, मेटल्स विद नॉन मेटल्स, तो वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, वैसे ये जनरल मतलब थंब रूल नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए, मेटल प्लस नॉन मेटल अभी के लिए काम चलाइए, फिर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे पूरा। ये बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड को बेसिकली कंपाउंड कहते ही नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया, उसको कहते हैं बेसिकली क्या, आयनिक कंपाउंड क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं, फार्मूला यूनिट। और उसके लिए मॉलिक्यूलर मास नहीं डिफाइंड होता, उसके लिए जो मास डिफाइंड होता है उसे बोलते हैं फार्मूला मास, फार्मूला मास। इसका एग्जांपल है NaCl, इसका एग्जांपल है K2SO4, इसका एग्जांपल है CH3COO सोडियम एसीटेट। ये इनके लिए आप फार्मूला मास यूज करेंगे, ना कि मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मतलब तरीका सेम है, बस नाम बदल गया, दैट्स इट। तो बताओ जी, बताओ इस सवाल का आंसर बताओ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला मास इज यूज इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो आंसर विल बी NaCl। ठीक है, आइस तो वाटर ही होता है, तो वेपर डेंसिटी फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद पढ़ेंगे
तो यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है, फ्रॉम दिस टॉपिक वेपर डेंसिटी ऑनवर्ड्स। तो पहले इतना रिवाइज करिए, अच्छे से कॉपी बनाइए, अपने जो भी आपके कंसर्न है वो आप डाउट में कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी सजेशन या मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो, ठीक है। अभी हमने शुरू किया है मोल कंसेप्ट चैप्टर। आज मैंने मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास तक समझा दिया, उस पर भी सवाल दिखा दिए, ठीक है। अगला वीडियो में मैं यहाँ शुरू करते हुए आगे बढ़ूँगा, बहुत जल्दी से इसे हम ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोल देता हूँ एक बार प्रॉपर स्लाइड दिखा के। इतनी स्लाइड बनाई है मैंने अभी फ़िलहाल ये। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग and work hard to get succeed in life.